नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं लर्निंग फिजिक्स की इस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अब सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। According to principle of superposition, when a number of charges are interacting, net force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. अब इसका क्या मतलब है एक बार समझ लेते हैं कि अगर मान लें हम लोग कोई एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं और उसके पास बहुत सारे दूसरे चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, यानी कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स एक्सर्ट होगा वो बाकी सारे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं उनका वेक्टर सम होगा। इसको फिगर से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहां पे हम मान लें कि कोई एक पॉइंट चार्ज है और उसके अलावा और भी पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे यहाँ Q1 है, यहाँ पर Q2 है और यहाँ पे Q3 मान लेते हैं। और ये जो चार्ज पार्टिकल इसको Q मान लिया, तो इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और यहाँ जो पॉइंट चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव, यानी सबको अभी हम पॉजिटिव मान रहे हैं। हो सकता है कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन अभी हम लोग समझाने के लिए ऐसा मानते हैं कि सब पॉजिटिव है। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सेकंड चार्ज है, इस सेकंड चार्ज की वजह से भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स को मान लेते हैं वेक्टर F2 और ये जो थर्ड चार्ज है इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा और इसको वेक्टर F3 मान लेते हैं। अब यहां पर ये जो चार्ज है उसको Q मान लिया, तो ये एक चार्ज है, देखो क्या लिखा है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, ये बहुत सारे चार्जेस हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, ये एक गिवन चार्ज हमने मान लिया और इस पर नेट फोर्स चाहिए, इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। बाकी चार्जेस की वजह से क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट फोर्स होगा किस पे, इस चार्ज पार्टिकल पर, वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर F1, वेक्टर F2 और वेक्टर F3 के सम के इक्वल होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे अप्लाई करें ये वाले क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में है 3 चार्ज पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q। हमें नेट फोर्स फाइंड करना है किस पे, इस पॉइंट चार्ज पे, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल क्या होगा 60 डिग्री। इस पे नेट फोर्स चाहिए, यानी कि इसकी वजह से दोनों की वजह से जो फोर्स होगा उसका वेक्टर सम लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना, अट्रैक्टिव लगेगा। इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, फिर से अट्रैक्टिव, तो यहां भी अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां भी अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। टोटल एंगल ये कितना होगा 60 डिग्री। अब इसको अगर हम लोग F मान लें, सिर्फ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्स कितना होगा, ये भी तो F हो जाएगा ना। अब ये दोनों फोर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, यानी एंगल बाइसेक्टर के अलावा होगा नेट फोर्स इस तरफ। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी। तो F जो है इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 और Q2 दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना,
डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस लेंगे, या ये डिस्टेंस कितना है a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स हमें मिल गया। अब नेट फोर्स लिखना हो तो इसको हम लोग देखो कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जो वेक्टर f है इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। वैसे ही ये जो फोर्स है इसका भी देखो एक कंपोनेंट इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले सकते हैं और एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, इक्वल और अपोजिट हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो किधर होगा, इस तरफ होगा। ये जो डॉटेड लाइन है उसके अलोंग होगा। तो इसका कंपोनेंट F cos 30 और इसका भी कंपोनेंट F cos 30। तो हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स फाइंड करना है ना, क्या लिखेंगे बताओ, F cos 30 प्लस F cos 30 यानी 2F cos 30। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पहले ये बताओ, √3/2 ना। तो ये 2 कैंसिल होगा और F की वैल्यू जो है यहां पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास √3/4πε0 Q²/a²। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं जो आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एन इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट x equals to 1 meter, x equals to 2 meter, x equals to 4 meter, x equals to 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at origin। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का ओरिजिन पर है और बाकी 4 माइक्रोकूलम के बहुत सारे चार्जेस हैं। कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो कि 1 पे, 2 पे, 4, 8 ऐसे बढ़ते जा रहा है। फिर 16 होगा, 32 होगा, ऐसे चार्जेस प्रेजेंट है। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है उस चार्ज पार्टिकल पर जो ओरिजिन पर रखा है। तो देखो फोर्स अगर हमें फाइंड करना हो, एक फोर्स F1 मान लें, दूसरा F2 ऐसे करके, तो सब में 1/4πε0 ये टर्म कॉमन आएगा। फिर एक चार्ज जो है ये 1 है और दूसरा चार्ज क्या है 4 माइक्रोकूलम। तो हम लोग एक को Q, दूसरे को Q0 मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको Q0 मान लिया, ध्यान देना। और इस चार्ज पार्टिकल को क्या मान रहे हैं, Q मान रहे हैं इसको। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय r² लिखते हैं। तो पहले जो चार्ज पार्टिकल रखा है कहां पर, 1 मीटर पे, उसके लिए हम लोग डिस्टेंस मान लें r1, तो 1/r1² हो जाएगा। अब दूसरा चार्ज पार्टिकल कहां रखा है, 2 मीटर पे, उसको r2 मान लेते हैं, तो उसके लिए 1/r2² हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं, तो सारा हम लोग टर्म्स लिखेंगे, एक F1 फिर दूसरा F2 और सब में से इतना टर्म कॉमन आएगा, जो बचेगा उसको यहां लिख रहे हैं r3² प्लस डॉट डॉट, और ये कहां तक जाएगा, इनफिनाइट टर्म्स होंगे ना। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका रिजल्टेंट चाहिए। देखो ध्यान दो, यहां पर r1 क्या लिखेंगे 1, r2 क्या लिखेंगे 2, फिर 4, फिर 8, एक सीरीज जैसा बन रहा है। ठीक है ना, फोर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2² पे पावर 2 लिख सकते हैं क्या, अभी ऐसे लिख दें 2² इस पे पावर 2। फिर उसके बाद क्या है, 8 है, 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं ना, और फिर इस पे पावर 2। देखो ध्यान दो, पहला जो टर्म है उसमें 1/2² मल्टीप्लाई करें तो दूसरा टर्म मिलेगा, फिर से इस दूसरे टर्म में 1/2² मल्टीप्लाई करें तो तीसरा टर्म मिलेगा, फिर इस टर्म में 1/2² मल्टीप्लाई करें तो ये नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। यानी कि ये जो हमारे पास एक सीरीज मिल रहा है, ये कैसा है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो अगर मान लो यहाँ आप देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे टर्म हो a, फिर उसको हम लोग r से मल्टीप्लाई कर दें, नेक्स्ट टर्म आएगा, जैसे यहाँ पर 1/2² है, फिर उसके बाद AR², AR3। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस मिल रहा हो हमारे पास,
तो इसका जो सम होता है ना, एस एन से डिनोट कर दे मान लो, या एस से डिनोट कर दो, चलो तो ये हो जाएगा a बाय 1 माइनस आर। कंडीशन क्या है, ये r जो है ये 1 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है इनफिनाइट सीरीज का, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, हम लोग यहां पर इसको यूज करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो टर्म है उसको लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर Q हमने उसको माना ना, देखो कितना 4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का मतलब 10 टू द पावर -6, ठीक है ना इतना। और Q नॉट के लिए क्या है देखो तो 1 इंटू 1। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रहा है उसको तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे ना। क्या आएगा देखो ध्यान देना, एक कहते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म तो यहां पर 1 है, 1 लिखेंगे, फिर डिवाइड में देखो 1 माइनस आर, और आर क्या है 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 है, 1/4। इस टर्म को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा 3/4, और 3/4 को जब हम लोग रिवर्स है ना रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो ये टर्म का रिजल्ट 4/3 आएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर 4 है और यहाँ 9 है, जब टोटल को सॉल्व करेंगे देखो यहाँ लिखते हैं 9 इंटू 4 इंटू ये वाले टर्म को 4/3, और यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 10 टू द पावर 3 आएगा। यहाँ 9 है, यहाँ -6, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 से ये कितने टाइम्स में कटेगा बताओ 3। अब 4 जा 16, 3 जा 48, तो इसको आप लिख सकते हो जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ लिख देते हैं ना 48 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, या आप इसको ऐसे लिख दो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वली चार्ज्ड identical small metallic spheres A and B repel each other with a force F. Another identical uncharged sphere C is touched to B and then placed at the midpoint of the line joining A and B. What is the net electrostatic force on C? क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज है, दो चार्ज स्फीयर्स है ए और बी, और ये दोनों आर डिस्टेंस पे मान लो रखे हुए, दोनों इक्वल है, आइडेंटिकल चार्ज है दोनों पे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक और चार्ज पार्टिकल को रख रहे हैं, लेकिन पहले उसको बी के साथ टच करते हैं। तो जब बी के साथ टच करेंगे तो इन दोनों के बीच चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद फिर इसको हमने ठीक बीचों बीच रख दिया। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा ना। हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए सी पर, अगर इस कंडीशन में नेट फोर्स एफ एक्सर्ट हो रहा था। तो एफ को क्या लिख सकते हैं देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग इसको के मान लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, फिर क्या होगा Q1 Q2 दोनों तो आइडेंटिकल है ना, Q हो गया Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये F है। अब यहां पर देखो चार्ज क्या था, Q ही था पहले से। जब हम लोग B और C को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों आइडेंटिकल हैं, मेटालिक स्फीयर्स हैं, कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये चीजें जब आप पोटेंशियल पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल इक्वल हो, लेकिन ये टर्म अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे। अभी बस इतना समझना है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इस पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2। हमें क्या चाहिए, C पर नेट फोर्स चाहिए ना, तो C पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, A भी लगाएगा और B भी तो फोर्स लगाएगा। देखो A का फोर्स इधर होगा और B का फोर्स इधर होगा, यानी डायरेक्शन अपोजिट है। जो नेट फोर्स फाइंड करना है, वेक्टर सम अगर हमें चाहिए तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक फोर्स इधर F1 से डिनोट कर देते हैं जो A एक्सर्ट कर रहा है, और दूसरा फोर्स क्या F2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो F1 को ऐसे लिखते हैं, F1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, Q1 क्या है Q और Q2 क्या होगा ये Q/2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस क्या है बोलो R/2 है ना, R/2 स्क्वायर।
तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे के क्यू स्क्वायर, ये 2 और नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर एक 2 ऊपर आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर क्या है 2, तो 2 तो डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ नीचे में क्या है 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये 4 ऊपर जाएगा, 2 से एक 2 कटेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें, F2। देखो दोनों चार्ज कितना है, Q/2 तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर R/2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, ये भी 4 कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास बताओ, KQ²/R²। ध्यान दो F1 जो है ये KQ²/R² का 2 गुना है और ये KQ²/R² है। हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स ऑन C, ये कितना हो जाएगा F1 माइनस F2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा बताओ, KQ²/R² ही रहेगा ना, और ये किसके इक्वल है, F के इक्वल, यानी ये नेट फोर्स F के ही इक्वल रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अ थिन स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ L carrying a uniformly distributed charge Q is located in vacuum. Find the magnitude of the electric force on a point charge Q kept as shown in the figure. यहाँ पर एक कैपिटल Q चार्ज पॉइंट चार्ज रखा है और ये एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, यानी कि चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना दिया L, और इसके एक एंड से A डिस्टेंस पर ये दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन पॉइंट चार्ज, इस पर ये कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये जो एक एक्सटेंडेड लेंथ है ना, एक्सटेंडेड चार्ज है, तो हम लोग इसको बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। यानी कि ये रॉड है, उसको अगर ऐसे ऐसे आप काटोगे छोटे छोटे एलिमेंट बनेगा ना, तो एक एलिमेंट हम लोग मान लें, इसका एक एलिमेंट ये dx थिकनेस का है और ये एलिमेंट इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर है। तो अब देखो ये जो एलिमेंट है ये भी तो पॉइंट चार्ज जैसा ही हो गया ना, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे पहले फोर्स निकालते हैं, फिर अगर हम लोग उसको सुटेबल लिमिट में इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा ना पॉइंट चार्ज पे। तो अब देखो ये Q चार्ज L लेंथ पर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, Q/L, L लेंथ पर Q, तो 1 लेंथ पर कितना Q/L, और हमें क्या चाहिए, इस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू चाहिए। ये जो एक एलिमेंटल पार्ट हमने कंसीडर किया है ना, उस पे क्या चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को अगर इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस एलिमेंटल पार्ट का चार्ज मिल जाएगा, जिसको हम लोग dq से डिनोट कर देते हैं। तो dq मिल गया, एक चार्ज कैपिटल Q है। अगर हम लोग फोर्स की बात करें, इसकी वजह से फोर्स, तो ये एलिमेंट जो है वो फोर्स लगाएगा k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या बोलो, x है ना, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस dq की वैल्यू पुट करनी है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लेना पड़ेगा, सुटेबल लिमिट। तो देखो अभी इधर से लिखते हैं, df इक्वल्स टू KQ/x² और dq क्या है, Q/L इंटू dx, ऐसा टर्म आ गया। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, ये सब तो कांस्टेंट है, तो हमें इंटीग्रेट करना है, इसको ध्यान में रखना है। नेट फोर्स फाइंड करना हो अगर क्या करेंगे, इसी टर्म को इंटीग्रेट करेंगे ना, K कैपिटल Q स्मॉल q/L, इसको अलग कर दो और बचेगा क्या, dx/x², जिसको हमें इंटीग्रेट करना और लिमिट लेना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसा लिमिट लें ताकि ये जो एलिमेंटल पार्ट है वो इस एंटायर रॉड को कवर कर पाए। तो देखो ध्यान देना एक बार फिर से, देखो ये डिस्टेंस x है ना, अगर ये x a के इक्वल हो जाए तो ये वाला एलिमेंटल पार्ट कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा, और अगर ये a प्लस l के इक्वल हो जाए तो यही वाला एलिमेंटल पार्ट यहाँ होगा।
इसका मतलब क्या है, ए से धीरे धीरे अगर एक्स को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कितना कर दें, ए प्लस एल, तो ये एलिमेंटल पार्ट यहां से लेकर के यहां तक यानी एंटायर रॉड को कवर कर लेगा ना। तो हमें लिमिट क्या लेना है, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट ए प्लस एल। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए तो लिमिट ऐसा लेना है हमें जिससे कि एलिमेंटल पार्ट एंटायर जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसको कवर कर पाए। तो यहाँ ए लोअर लिमिट और ए प्लस एल अपर लिमिट। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है वो तो के क्यू बाई एल, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा, 1/x², और इसका इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है -1/x। लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दो, सॉल्व कर लेना है, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहां लिख देंगे। देखो ये डिनोमिनेटर में यहां l होगा, यहां पर क्या है, जब आप ये पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/a और माइनस मैं लिख ही देता हूं, चलो 1/a माइनस 1/a प्लस एल। यहां तक तो समझ में आया ना। अब इसको तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर ही सकते हो। ऊपर में क्या आएगा, a प्लस एल माइनस ए, कट के l आएगा, वो l ये l कटेगा, डिनोमिनेटर में आएगा a इंटू ए प्लस एल। तो अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है यहां पे लिखते हैं, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय a इंटू ए प्लस एल। ठीक है, चलो अब आज के लिए एक आखिरी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 3 equal point charges of charge plus q, each are moving along a circle of radius r, and a point charge minus 2q is also placed at the center of circle. If charges are revolving with uniform and equal speed, calculate speed of charges. फिगर यहाँ गिवन है, देखो 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तीनों देखो इक्वल हैं प्लस q, और ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ। ये जो पॉइंट चार्ज है -2q, ये सेंटर पे है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस या ये डिस्टेंस क्या है, r गिवन है। अब सब अगर मान लो ऐसे घूम रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर कहीं होगा। अगर इस एक पर्टिकुलर चार्ज की आप बात करो तो इस पर जो नेट फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ये नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा ना। ठीक है, अभी देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे, एक इधर एक इधर। अब ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये एंगल कितना होगा, पूरा 60, ये भी पूरा 60। तो फिर ये अगर हम लोग हाफ हाफ कर दे तो ये 30, ये 30, इधर लिख देते हैं ये 30 डिग्री। समझ में तो आ जाएगा ना। इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको F से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड तो उसका भी F ही होगा ना। चलो अब देखो यहां सेंटर पे जो चार्ज पार्टिकल है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये फोर्स F1 है, अब ये F1 फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, लेकिन इन दोनों का जो एक कंपोनेंट होगा वो सेंटर से दूर लगेगा। फिर से देखो इसका जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को तो एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर। वैसे ही इस वाले फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। तो ये दोनों का इधर वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना, इक्वल और अपोजिट है तो, लेकिन इस तरफ जो नेट फोर्स होगा वो ऐड हो जाएंगे और फिर F1 एक फोर्स है सेंटर की तरफ। तो अगर हम लोग बात करें नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर तो देखो क्या होगा, F1 माइनस 2F cos 30 डिग्री, ये F cos 30 और F cos 30 कितने हो जाएगा, 2F cos 30। तो ये जो दो फोर्सेस है वो सेंटर से दूर और ये सेंटर की तरफ F1, तो नेट फोर्स हमने लिख दिया सेंटर की तरफ, और ये किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। ये चार्ज पार्टिकल का मास m कंसीडर कर लिया, तो ये mv²/r हो जाएगा। अब F1 की वैल्यू देखो कैसे हमें निकालना है। F1 को ऐसे लिखेंगे k, अभी हम लोग 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को k लिख रहे हैं, तो k Q1 के बदले इसको लिखते हैं और Q2 के बदले ये -2Q है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2Q ही तो रहेगा ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा बताओ, रेडियस के इक्वल होगा क्या, तो रेडियस लिख दिया r²।
अब यहाँ हमें f चाहिए और f के लिए ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ध्यान दो जरा, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है ना, या ये वाला डिस्टेंस। कैसे फाइंड करें? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये तो रेडियस है ना, r होगा, और ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री था, ये वाला एंगल कितना होगा? सिर्फ ये आधा 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री, ये डिस्टेंस r, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, कंपोनेंट ले तो इधर क्या होगा? r cos 30 डिग्री, यानी ये वाला लेंथ r cos 30, और वैसे ही ये वाला लेंथ भी कितना होगा? r cos 30। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये r cos 30 और दूसरा भी r cos 30, टोटल 2r cos 30 होगा कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग लिख दें इसको, ऐसे लिख दे, स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं ये डिस्टेंस, या ये डिस्टेंस, या ये वाला डिस्टेंस। तो स्मॉल r क्या हो जाएगा? 2r cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कटेगा, √3r। अब इसको यहाँ यूज करेंगे ना, देखो -2, और f के लिए फिर से क्या होगा? 1/4πε0 k लिख दिया, फिर q1 q2 दोनों तो q ही है, q² लिख दे क्या? ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r, और स्मॉल r को हम लोग क्या लिखेंगे? √3 × कैपिटल R, इसका स्क्वायर कर दिया। और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। ठीक है ना? अब देखो ये पहला टर्म क्या है? 2kq²/r²। सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे? ये 2 कैंसिल करो, kq², यहाँ पर 3r² होगा और यहाँ √3 है, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक √3 बच गया। और फिर ये mv²/r के इक्वल। फिर देखो यहाँ क्या है? r², यहाँ क्या है? r², यहाँ क्या है? r, एक r कैंसिल होगा, कट जाएगा ना। अब हमारे पास जो रिजल्ट है उसको यहाँ लिखते हैं। इन दोनों में kq²/r कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2, इसमें 1/√3, तो 2 - 1/√3 इज इक्वल टू mv²। v फाइंड करना है ना, ऐसे लिख दे रहे हैं kq²/mr × 2 - 1/√3, और v² था तो v क्या होगा? ये स्क्वायर रूट कर देंगे, और यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अभी लॉकडाउन का वक्त है, आप लोग ये मत सोचिए कि घर में फंसे हुए हैं, बल्कि ये सोचिए कि इस वक्त का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, ताकि आपके फ्यूचर के लिए ये बेनिफिशियल हो सके। मैं अपने टाइम का यूटिलाइज कर रहा हूँ एज अ टीचर, अपनी जो भी नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए तो वैसे भी ये टाइम बहुत ही प्रीसियस है, तो इस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।